गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मेलिटी। ये भी हमारे पास नॉर्मेलिटी जो है ये भी हमारे पास एक कंसंट्रेशन टर्म होती है। कंसंट्रेशन को जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या होती है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द फ्लूइड डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? ये क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो है 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में डिसॉल्व हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं नॉर्मेलिटी। जैसे हमारे पास अगर ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, 1 लीटर सोल्यूशन है, मानो ये हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, तो इस 1 लीटर सोल्यूशन में कितने हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। अब जो है ये नॉर्मेलिटी बिल्कुल मोलैरिटी की जैसी है, बिल्कुल सेम है। मोलैरिटी में हमारे पास क्या था, उसमें सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आता है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स था, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, बाकी सब सेम है। वहां पे भी डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन था, यहाँ पे भी डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन है, लेकिन वहां पे सिर्फ क्या थे? नंबर ऑफ मोल्स थे, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, बाकी जो है वो सेम है एज मोलैरिटी। मोलैरिटी को जो कैपिटल एन से डिनोट करते थे, नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से जो है हम डिनोट करते हैं। और अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें कि नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, तो नॉर्मेलिटी हमारे पास किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। इस अगर हमें वॉल्यूम जो है सोल्यूशन की लीटर्स में दी होगी, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। इस फॉर्मूले से जो है हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें वॉल्यूम किस में दी होगी? लीटर्स में दी होगी। और जो है अगर हमें वॉल्यूम जो है मिलीलीटर्स में दी होगी, तो हम जो है नॉर्मेलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो तब क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स इंटू में आ जाएगा 1000। इंटू में क्या आएगा? 1000, क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1000। तो हम क्या करेंगे, जब हमें वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दी होगी, तो हमने सिंपल फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स इंटू में क्या आ जाएगा? 1000। इस फॉर्मूले से भी जो है हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर जब हमें वॉल्यूम जो होगी वो मिलीलीटर्स में दी होगी। तो यूनिट्स क्या होते हैं मोलैरिटी के? मोलैरिटी के यूनिट्स होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है, तो इसका यूनिट होगा ग्राम इक्विवेलेंट्स पर, नीचे क्या है? लीटर्स, तो आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। किसके यूनिट्स होंगे? नॉर्मेलिटी के। या फिर अगर हम इसको लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम के लिए जी, इक्विवेलेंट के लिए इक्विव लिख सकते हैं, अगर हम पहले हमारे पास ये था वॉल्यूम जो थी वो डिनोमिनेटर में थी, जब हम इसको न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो इनवर्स हो जाएगी, तो वो आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, या फिर सिंपल जो है वो एम से हम डिनोट करते हैं। तो यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर, या फिर ग्राम जी इक्विव लीटर इनवर्स और एम। तो हमारे पास यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी के ये होते हैं। अब हमने बोला है कि नॉर्मेलिटी हमारे पास किसके बराबर होती है, किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, जैसे हम मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर था? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हमारे पास किसके बराबर होते हैं? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कितने किसके बराबर थे? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वैसे ही यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है? मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की जगह आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो ये है फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, क्या हमारे पास? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अब ये इक्विवेलेंट मास हमारे पास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास सोल्यूट का क्या होगा और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट मास हमारे पास होता है मास ऑफ इक्विवेलेंट। क्या होता है? या मास ऑफ इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, या मास ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं, जो जिसने क्या किया है, जिसने कंबाइन किया है। जितने इक्विवेलेंट मास को हम क्या बोल सकते हैं? ये मास होता है एक सब्सटेंस का। कितने इक्विवेलेंट्स में या कितने मास एक सब्सटेंस ने कंबाइन किए हैं या डिस्प्लेस किए हैं किसी दूसरे सब्सटेंस को एक केमिकल रिएक्शन में, उसी को बोलते हैं उसका इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास जो सोल्यूट का होता है वो किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वैलेंसी फैक्टर।
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट और अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होगा हम लेटर डिस्कस करेंगे, वैलेंसी फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास से हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करेंगे, तो फिर ग्राम इक्विवेलेंट से हम जो है वो नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास इक्विवेलेंट ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इधर तो हमारे पास नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट की जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो ये आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू में क्या आ जाएगा 1000 अपॉन क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स। ये है हमारे पास नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3। इन तीनों से अगर हमें कोई भी दिया होगा तो यहां से हम देख के तो हम जो है नॉर्मलिटी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है अगर एक सोल्यूशन है हमारे पास, उसकी नॉर्मलिटी अगर यूनिटी के बराबर होगी 1 के बराबर होगी तो हम उस सोल्यूशन को बोलेंगे नॉर्मल सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल सोल्यूशन। अब ये नॉर्मल सोल्यूशन क्या होता है, नॉर्मलिटी किसी भी सोल्यूशन की यूनिटी के बराबर तब होगी जब हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, जब हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व होंगे 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में, तब हम बोलेंगे कि हमारे पास जो है उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल सोल्यूशन बोलेंगे। तब हमारे पास उसकी जो नॉर्मलिटी है वो यूनिटी के बराबर होगी। नेक्स्ट जो है वो है नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन आल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर। जैसे मोलरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज कर रही थी वैसे नॉर्मलिटी भी सोल्यूशन की जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करती है, क्योंकि नॉर्मलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में। वॉल्यूम जो है वो किसके साथ चेंज होती है, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो अगर वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है तो हमारे पास जो नॉर्मलिटी है वो भी क्या करेगी, टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो नॉर्मलिटी होती है सोल्यूशन की वो भी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। अब हमारे पास नॉर्मलिटी हमने क्या डिफाइन किया, नॉर्मलिटी हमारे पास क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, उसी को हम एक सोल्यूशन की क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। अब हम जो है कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि हम जो है नॉर्मलिटी किसी भी सोल्यूशन की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमने क्या करना है, नॉर्मलिटी सॉल्यूशन की कैलकुलेट करनी है। इसमें जो है अगर हमारे पास 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड को डिसॉल्व किया हुआ है हमने 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन में। अब हमारे पास हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का मतलब, ऑक्सैलिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H2C2O4। हाइड्रेटेड का मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। तो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड अगर हमारे पास कितने ग्राम्स है, 31.5 ग्राम्स है। तो अगर हमने क्या करना है, इसकी नॉर्मलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली बात, हमारे यहाँ पे सोल्यूट क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। सोल्यूट क्या है यहाँ पे, ऑक्सैलिक एसिड। तो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मतलब मास ऑफ सोल्यूट कितना है, इधर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मतलब मास ऑफ सोल्यूट कितना है, हमें कितना दिया होगा 31.5 ग्राम। कितना दिया होगा, 31.5 ग्राम हमें मास दिया होगा किसका, ऑक्सैलिक एसिड का, जहां हम बोलेंगे मास ऑफ सोल्यूट दिया होगा। तो अब जो है नॉर्मलिटी हमारे पास किसके बराबर होती है, किसी भी सोल्यूशन की, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, अगर हमें वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दी होगी तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स इनटू में क्या आ जाएगा 1000। इस फॉर्मूले से जो है ये नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला था। अब हमें क्या दिया होगा, मास दिया होगा और वॉल्यूम दी हुई है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हमारे पास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट is equal to mass of solute upon equivalent mass of solute। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हमारे पास किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब हमें पहले इक्विवेलेंट मास भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें इक्विवेलेंट मास भी नहीं दिया हुआ है। तो इक्विवेलेंट मास हमारे पास किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट is equal to molecular mass of solute, molecular mass of solute
अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास, हमने मॉलिक्यूलर मास किसका निकाला, ऑक्सैलिक एसिड का। वैलेंसी फैक्टर जो होता है वो हमारे पास एटम के लिए डिफरेंट होता है, किसी एसिड के लिए डिफरेंट होता है, बेस के लिए डिफरेंट होता है, किसी मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट होता है, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए अलग होता है। तो वैलेंसी फैक्टर हम अभी कैलकुलेट करेंगे और मॉलिक्यूलर मास पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद देन जो है वो नॉर्मेलिटी जो है वो कैलकुलेट होगी। तो मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, H2C2O4, यही है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। अगर हम इसमें से क्या करेंगे, उसमें जो है 2 टाइम वाटर भी हाइड्रेटेड है हमारे पास, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो आ जाएगा 2 × 1, प्लस एक कार्बन का हमारे पास मास होता है 12, तो 2 × क्या आ जाएगा, क्योंकि कार्बन आइटम 2 है तो 2 × 12, प्लस एक ऑक्सीजन का हमारे पास मास होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा 4 × 16, प्लस यहाँ पे इसके साथ क्या है 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन तो आ जाएगा 2 × 1, प्लस एक ही ऑक्सीजन है तो इसका मास आ जाएगा कितना हमारे पास 16। 2 × 1 2, 12 जो होता है 24, 16 जो होता है 64, प्लस 2, 2 × 1 2, प्लस 16, ये आ जाएगा 2 प्लस 24 प्लस 64 प्लस 2, 16 × 2 कितने होते हैं 18, 2 प्लस 24 प्लस 64 प्लस 18 × 2 कितना होता है 36। तो इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 126। क्या आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास 126, इसका जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। ये निकल गया 126। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का कितना निकला है 126। अब बारी है वैलेंसी फैक्टर की। वैलेंसी फैक्टर हम ऑक्सैलिक एसिड के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो ऑक्सैलिक एसिड है वो हमारे पास क्या है, एक एसिड है। इसको हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है और फॉर्मूला इसका ये है H2C2O4। अगर हमारे पास ऑक्सैलिक ये जो एसिड है ये एसिड है, तो किसी भी एसिड का वैलेंसी फैक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने H पॉजिटिव आइंस वो डिसोशिएट होकर देता है। वैलेंसी फैक्टर किसी भी एसिड का क्या होता है कि कितने H, अगर हम उसको डिसोशिएट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो वो कितने H पॉजिटिव आइंस देगा, वो ही होता है उसका वैलेंसी फैक्टर। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा COOH। जब उसको तोड़ेंगे तो यहाँ से जो है 2 H जो है वो रिलीज हो जाएंगे, तो बना देगा 2H पॉजिटिव, प्लस पीछे का बचेगा COO नेगेटिव, यही बचेगा। अब इसने जो है कितने H पॉजिटिव आइंस दिए हैं, 2 H पॉजिटिव आइंस दिए हैं ऑक्सैलिक एसिड ने, तो यही होगा इसका वैलेंसी फैक्टर, यही होगा इसका क्या वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर किसी भी एसिड का क्या होता है, कितने H पॉजिटिव आइंस उसने क्या किए हैं, H पॉजिटिव आइंस दिए हैं, उसी वही उसका क्या होता है वैलेंसी फैक्टर। तो अब हमने यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर भी ले लिया, मॉलिक्यूलर मास भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, या पहले इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस निकालेंगे, तब हम नॉर्मेलिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास कितना निकला है 126 अपॉन हमारे पास वैलेंसी फैक्टर कितना आया है 2, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 63। क्या आ जाएगा हमारे पास 63। तो इक्विवेलेंट मास सोल्यूट का क्या निकला है हमारे पास 63 निकला है। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं, वो कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट वो है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। मास कितना दिया हुआ हमें 31.5, तो आ जाएगा 31.5। इक्विवेलेंट मास अभी हमने निकाला है वो कितना है 63। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.5। तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारे पास सोल्यूट के कितने निकले हैं 0.5। अब नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगी एन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट वो कितने निकले हैं 0.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी हुई है मिलीलीटर्स में
1250 इंटू में अगर मिलीलीटर्स में दी होगी तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास क्या 0.4। क्या आएगा 0.4। तो ये है हमारे पास नॉर्मेलिटी। इसको हम सिंपल एन से भी डिनोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर और 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या निकली है एक सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी। तो हम ऐसे जो है वो किसी भी सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग 0.2 ग्राम NaOH टू मेक 250 ml ऑफ सोल्यूशन। हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन की, और वो सोल्यूशन हमारे पास कैसे बना है जब हमने 0.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया है, डिसॉल्व करके वाटर में, तो हमने बनाया है उसका 250 ml ऑफ सोल्यूशन। अब जो है इसकी हमने क्या कैलकुलेट करनी है नॉर्मेलिटी। पहले देखेंगे हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कितना दिया हुआ है हमारे पास 0.2 ग्राम्स। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दी हुई है, कितनी दी हुई है 250 ml। ये तो हमें गिवन में दिए हुए हैं। हमने कैलकुलेट क्या करना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट्स अपॉन क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर मिलीलीटर्स में दी होगी तो इन मिलीलीटर्स इनटू में क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, तो हम इससे जो है नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो किसके बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट तो दिया हुआ है, सोल्यूट यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो मास तो दिया हुआ है, लेकिन इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब जो हमें यहाँ पे सोल्यूट क्या दिया हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोल्यूट हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है, तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का हमारे पास होता है मास 23 प्लस एक ही है तो एक ही आएगा 23। तो ऑक्सीजन हमारे पास एक ही है तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 प्लस एक हाइड्रोजन का मास होता है हमारे पास एक। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारे पास आएगा 40। ऐड करके क्या आएगा 40। अब हमने मॉलिक्यूलर मास तो निकाल दिया, अब वैलेंसी फैक्टर क्या होगा इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जब हमने एसिड की बात करी है तो एसिड में उसका वैलेंसी फैक्टर होगा कि वो टूटकर कितने H पॉजिटिव आयंस देता है, और बेस की बात करें तो बेस का वैलेंसी फैक्टर होगा वो टूटकर कितने OH नेगेटिव आयंस देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करे तो आ जाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो किसने कितने OH नेगेटिव आयंस दिए हैं एक, तो मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक। तो हमारे पास कोई भी बेस होगा उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा कि वो कितने OH नेगेटिव आयंस दे रहा है। तो इसलिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ही अगर ये जो OH नेगेटिव आयंस दे रहा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 1। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा हमारे पास 1। अब जो है हमारे पास वैलेंसी फैक्टर भी निकल गया, मॉलिक्यूलर मास भी निकल गया, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होगा मॉलिक्यूलर मास कितना 40, वैलेंसी फैक्टर 1, तो 40 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, तो ये निकलेगा हमारे पास 40। अब जो है उससे हमने अब क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में मास ऑफ सोल्यूट, मास कितना है हमारे पास 0.2 अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना निकला है हमारे पास 40। तो 0.2 को अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.005। क्या आ जाएगा 0.005। अब हमारे पास सारी चीजें निकल गई हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी हमने निकाल दिए हैं, तो हम नॉर्मलिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मलिटी एन किसके बराबर होगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, वो कितना है हमारे पास 0.005 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स, वो दिया हुआ हमें 250 इंटू में क्या आ जाएगा 1000।
तो नॉर्मेलिटी हमारे पास किसके इक्वल होगी? अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.005 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.250। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.02। तो ये हमारे पास निकली नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम सिंपली एन लिखेंगे या फिर इसको 0.02 लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ये हमारे पास निकली है क्या? नॉर्मेलिटी। तो हम ऐसे जो है वो किसी भी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट कैलकुलेट करके, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करके, तो हम जो है नॉर्मेलिटी जो कैलकुलेट कर सकते हैं।